हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, घटना चक्र की सीरीज में हमारा एज ऑफ रोमांटिसिज्म चल रहा है, जिसमें कि हमारा 102 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका था और आज हम 103 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। 103 नंबर का क्वेश्चन है, विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स एज अ फेविस अटेम्प्ट रेदर देन अ डिड एकम्प्लिश्ड। यानी जो जॉन कीट्स है वो क्या बोल रहे हैं कि जो इनका कोई एक वर्क है जिसके बारे में ये बातें बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेविस अटेम्प्ट रेदर देन अ डेड एकम्प्लिश्ड, वो बोलते हैं इंडीमियन के लिए। इंडीमियन जो कि इनका 1818 में आता है, 1818 में आता है, यानी स्टार्टिंग फेज में आता है। उस टाइम पे किड्स क्या बोलते हैं कि इनका जो वर्क है इंडीमियन, वो क्या है? एक फेविस अटेम्प्ट है, यानी उत्तेजना से भरा हुआ एक प्रयास है। क्या है? फेविस मतलब उत्तेजना होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तेजना, यानी फेविस अटेम्प्ट उत्तेजना से भरा हुआ एक प्रयास है, बजाय कि डिड अकम्प्लिश्ड, बजाय कि एक निपुण प्रयास, यानी बजाय कि कोई एक निपुण कार्य के, ये क्या है? एक उत्तेजना से भरा हुआ एक प्रयास है। किसके बारे में बोलते हैं? इंडीमियन के बारे में बोलते हैं। ठीक है, हाइपीरियन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, ये एक नरेटिव पोयम है। और ईव ऑफ सेंट एग्नस, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, स्टार्टिंग का पोयम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन है। 104 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड कीट्स डाइड। कीट्स की डेथ कब होती है? तो वो होती है आपकी 1821 में। ठीक है, डेथ होती है इनकी 1821 में। और कहाँ होती है? इटली के रोम शहर में। इटली के रोम शहर में। डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप जो है अगली जो सर्दियां आने वाली है, यानी 1820 में डॉक्टर इनको एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि आप जो अगली आने वाली जो ठंडियां हैं, सर्दियां हैं, वो झेल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ट्यूबरक्लोसिस होता है। और आप क्या करिए, किसी गर्म शहर में या देश में चले जाइए। जिस वजह से ये क्या करते हैं, ये इटली के रोम में जाते हैं और वहाँ पर इनका जो है डेथ हो जाता है। ठीक है, और जन्म कब इनका होता है? तो इनका 1795 में है जो जन्म होता है। कहाँ होता है? लंदन शहर में होता है। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन शहर में होता है। आगे देख लेते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है, शैलीज अलास्टर इज आल्सो कॉल्ड। शैली का जो वर्क है अलास्टर। ठीक है, शैली का जो वर्क है अलास्टर, जो कि 1816 में आता है। ठीक है, 1816 में। अब पूछा जा रहा है कि उसको और क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1816 में आया हुआ एक इनका वर्क है। क्या है? अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। यह एक लॉन्ग पोयम है। ठीक है, और अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। क्वीन मैप दिया है, तो क्वीन मैप भी इन्हीं का एक वर्क है, जो कि एक फिलोसफिकल पोयम है। ठीक है, 1813 में 9 कैंटोज में ये वर्क होता है, 9 कैंटोज में। ठीक है, 9 कैंटो होता है इसमें। ठीक है, किसमें? क्वीन मैप, जो कि फिलोसफिकल पोयम है, 1813 में आने वाला। और स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये भी इन्हीं का वर्क है, जिसमें कि एक डिजेक्शन, इस यहाँ का थीम देख लीजिए, टाइटल देख लीजिए, डिजेक्शन दिया है। तो इसमें एलिसन की बात होती है, सेपरेशन की बात होती है, आइसोलेशन की बातें होती हैं। यानी जो चीज़ें होती हैं ऑप्टिमिस्टिक ना होकर के इसमें पेसिमिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक फिलोसफी बताते हैं। कौन? पीबी शैले। ठीक है, समझ में आ गया। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसका आंसर हो गया। अगला चलते हैं, देखते हैं। देखिए ना, इनका एक अदर पोयम भी देख लेते हैं, इनका वर्क देख लेते हैं। सेंट इरविन भी देख लेते हैं। ठीक है, सेंट इरविन हो गया आपका, और जस्ट रोजी, जस्ट रोजी, ये दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म, पहले जस्ट रोजी आता है, पहले जस्ट रोजी आता है। ठीक है, जो कि इनका 1810 में आता है। उसी के एक साल बाद कौन सा आता है? इरविन आता है। और उसी के बाद क्या लिखते हैं? नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म। इसी के लिए इनको जो है यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है, पूछता है किस यूनिवर्सिटी से, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको जो है एक्सपेल कर दिया जाता है, यानी इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इनको और इनके जो दोस्त होते हैं थॉमस जेफरसन हॉग, उनको निकाल दिया जाता है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये दोनों लोग क्या होते हैं? को एडिटर होते हैं, को रिटेन होता है, दो लोगों के द्वारा ये वर्क लिखा जाता है। कौन सा? नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म। और उसी के साथ अपनी पत्नी जो है वेस्ट ब्रुक होती हैं, उनको भी लेके भागते हैं। ठीक है, और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसके बारे में भी एक आपको ट्रिक हम बताए थे, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के बारे में, कि इस्लाम की बात कर रहा है,
यानी कि हम तो हमारे दर्जन यानी 12 कैंटोज में ये वर्क है, ठीक है। और ये इस्लाम के बारे में है, ठीक है। समझ में आ गया, ये ट्रिक है केवल, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आगे चलते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है, whose death is mourned by Sally in एडोनाइस। यानी एडोनाइस में जो सैले हैं वो किसके डेथ के बारे में वो विलाप करते हैं, तो वो करते हैं आपके जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स के बारे में जो सैले हैं वो विलाप करते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हीं के साथ के ही रहने वाले होते हैं कीट्स, और कीट्स की डेथ पे इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। बल्कि सैली जो है इनको एक लेटर भी लिखे होते हैं डेथ से पहले कि आप जो है हमारे यहाँ आ जाइए, ठीक है। जब इनको पता चलता है कि इनको जो ट्यूबर क्लासेस है तो ये सैले इनको इनवाइट करते हैं अपने पास आने के लिए, लेकिन कीट्स जो है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है। और वो कहाँ चले जाते हैं? इटली चले जाते हैं। कौन? जॉन कीट्स। और उसी समय 1821 में इनका डेथ होता है। और उसी टाइम पर क्या करते हैं ये सैली जो है एडोनाइस वर्क लिखते हैं, जिसमें जो एक इलेजी होता है विलाप करते हैं कीट्स के डेथ पे। और उसी के एक साल बाद यानी 22 में 1822 में इनका भी डेथ हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। और एडोनाइस, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो एडोनाइस लिखा गया है ये स्पेंसिलियन स्टेंजा में लिखा गया है, ठीक है। स्पेंसिलियन स्टेंजा जो 9 लाइन्स की होती है, 8 लाइन स्पेंसिलियन स्टेंजा होता है और एक जो होता है वो एलेक्जेंड्राइन होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि कौन कौन है। आगे हैं आपके कोलरिज हैं, कोलरिज को भी देख लेते हैं। तो कोलरिज जो है ये लिखते हैं राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, जो 7 पार्ट्स में होता है। ध्यान दीजिएगा, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर जो कि लिरिकल बैलेड में आता है, जो पहला पोएम होता है लिरिकल बैलेड का, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा वो 7 पार्ट्स में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने पार्ट्स में होता है, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ को भी देख लेते हैं। तो वर्ड्सवर्थ जो है इनका भी एक पोयम है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप ये भी देख लीजिएगा, द थॉर्न करके, ठीक है। जो चीज़ें हम बता दिए हैं उसके बारे में दोबारा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा अलग ही आपको नॉलेज देंगे। वर्ड्सवर्थ का और चीज़ें तो आप देखते ही होंगे, थोड़ा सा अलग देख लेते हैं एक दो पोयम। तो इसमें जो वर्ड्सवर्थ हैं एक पोयम लिखते हैं थॉर्न, ठीक है। क्या लिखते हैं? थॉर्न, जिसमें कि ये पोयम जो होता है द थॉर्न होता है। एक लाइन आती है इसमें, एक लाइन आती है जिसमें बोलते हैं आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, दिस 3 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड। क्या बोलते हैं थॉर्न में? थॉर्न में क्या बोलते हैं? आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, दिस 3 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड। इस थॉर्न वाले पोयम में इनके आता है। और किड्स का भी एक पोयम ये पूछता है अक्सर करके, फिगर ऑफ स्पीच में पूछता है आपको। क्या पूछता है? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी सभी जगह पे पानी पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। ये फिगर ऑफ स्पीच में इनका पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये किसका है? राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर का, जो कि 7 पार्ट्स में है, ठीक है। दोस्तों आपको जो है राइटर तो वही रहेंगे, आपको बार बार दिखेंगे, लेकिन उनके बारे में आपको थोड़ा सा हट के नॉलेज हम बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से पूछ रहा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला वाला इसमें क्या बोल रहा है, तो पहला वाला है इसमें when the lips have spoken loved accent are soon forget। यानी इसमें बोला जा रहा है, इसमें जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि जो लिप्स है ना जब इस बोलना शुरू करता है, ठीक है, तो लव्ड एसेंट्स आर सून फॉरगेट। जो एसेंट्स होता है वो जब लिप जो बोलना शुरू करता है, जब स्पीक करना शुरू करता है, जो एसेंट होता है वो भूल जाता है, ठीक है। तो ये किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है व्हेन द लैम्प सेटर्ड। किस में बोला गया है? व्हेन द लैम्प सेटर्ड। अगला देख लेते हैं। अगला वाला आपका ओजीमेंडियस का है, तो ये तो सही हो गया आपका। ओजीमेंडियस का ये वाला लाइन देखें, ये भी तो उसी का है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल ब्रेक, बाउंडलेस एंड बेयर लॉन्ग एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे। तो ये भी आपका ओजीमेंडियस का ही है, जो कि शैली के द्वारा लिखा गया है। दोनों शैली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके ऑफ दैट क्लोजल ब्रेक, बाउंडलेस एंड बेयर लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे।
ये भी आपका ओzyमेंडिस जो है ये इससे लिया गया है और ये शैली के द्वारा लिखा गया है। अगला भी देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव। क्या है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये ओ टू द वेस्ट विंड में जो है शैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, लिफ्ट अ क्लाउड एज अ वेव, अ लीव, अ क्लाउड। यानी जो है वेस्ट बैंड में शैले बोलते हैं कि हमको उठाइए, लिफ्ट में हमको उठाइए, कैसा, एक वेव, एक लहर की तरह, अ लीफ जैसे कि पत्तियां उड़ती हैं, जैसे कि बादल उड़ते हैं, वैसे शैली भी उड़ना चाहते हैं वेस्ट विंड के साथ में। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। यानी वो बोल रहे हैं कि हमको जो है उठा लो, वेस्ट विंड से बोलते हैं कि हमको एक एक लहर की तरह उठाओ, एक पत्ती की तरह, एक बादल की तरह उठाओ, और हमको क्या क्योंकि हम जो है वो जीवन के थॉर्न पे, कांटों पे गिर गए हैं और हम खून खून हुए हैं। ठीक है, ये वेस्ट विंड में बोला जाता है, किसके द्वारा, शैली के द्वारा। अगला वाला देख लेते हैं, ये भी आपका सही है, ओ टू द वेस्ट विंड का है। ठीक है, अगला है आई अ हैवी वेट ऑफ आवर्स, आवर्स हैव I have chained and bored one to like the tameless and swift and proud। ये भी आपका ओ टू द वेस्ट विंड का है। ठीक है, ओ टू द वेस्ट विंड का है, ये इनके द्वारा बोला गया, किसके द्वारा, शैली के द्वारा। और क्या बोलते हैं ये कि ये बोलते हैं कि जो हैवी वेट है, ठीक है, आवर्स, आवर्स हैड चेंड, जो जो घंटों की भारी जो बोझ है, जंजीर है, उसमें जकड़ के झुक गया है, यानी जो शैले हैं वो झुक गए हैं, जो घंटों की भारी जो बोझ है, जंजीर है, उसमें झुक गए हैं, बंध गए हैं। वह एक घमंडी तेज और वश में न रहने वाले हैं। यानी इसमें बोला गया है कि उनको क्या करना है, उनको ऐसा बनना है जैसे कि अ, जैसे ऐसा बनना है जैसे कि वो अभी जो है घंटों में, समय में बंध गए हैं, और उनको कैसा बनना है, टेमलेस बनना है, जिसको कोई बांध ना सके, स्विफ्ट तेज बनना है, प्राउड बनना है। ठीक है, किसको बनना है, शैली को। वो किस में बोलते हैं, ओ टू द वेस्ट विंड में, ना कि एडोनाइस में। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। डी वाला मैच नहीं किया है, देखिए डी मैच नहीं किया है। और डी वाला किससे लिया गया है, ओ टू द वेस्ट विंड से, पीबी शैले के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये जो लाइन था आपका, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, वो इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अगला 108 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन अबे। टिंटन अबे के ऑथर कौन है, तो वो है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, टिंटन अबे जो है लिरिकल बैलेट का लास्ट पोएम होता है। ठीक है, क्या होता है, लिरिकल बैलेट का लास्ट पोएम होता है। ठीक है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट लाइन आता है, अब ध्यान दीजिएगा। ये एक ब्लैंक वर्स है, पहली बात कि टिंटन अबे क्या है आपका, ब्लैंक वर्स। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक ब्लैंक वर्स है। ठीक, और इसमें जो है ये जो लिखा जाता है टिंटन अबे, ये किसका है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये जो है लिरिकल बैलेट का लास्ट वाला पोएम है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है, वो क्या आती है, तो आप बस सुन लीजिएगा, लिखने का स्पेस तो नहीं है, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं। इसमें बोला जाता है, स्टील सैड म्यूजिक ऑफ स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ऐसे करके एक लाइन आता है। तो आप ये थोड़ा सा देख लिया करिए कि ये जो है लाइन कहाँ से लिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको तो नहीं भूलना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको तो नहीं भूलना है, और टफ वाला तो सबके लिए टफ होता है। ठीक है, जो इजी है, जो क्वेश्चन आउट हो चुका है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दे चुका है, वो तो नहीं छोड़ना है। ठीक है, और जो नया क्वेश्चन आएगा तो वो तो सबके लिए नया होगा। तो आगे चलते हैं, देखिए इनका वर्क है, वर्ड्सवर्थ का एक्सकर्सन है, लोडोमिया है, प्रिल्यूड है, 1805 में कंप्लीट होता है। उसी का अपोजिट 1850 में पब्लिश होता है। लोडोमिया है, एक इनका नरेटिव पोयम है, स्टोरी है, इसमें एक्सकर्सन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसमें अदर राइटर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, कीट्स हैं। ठीक है, तो कीट्स का अभी इंडिमिन हम लोग देखे हैं, तो ये इंडिमिन किसको डेडिकेट करते हैं, थॉमस चैटरटन को करते हैं। ठीक है,
किसको करते हैं दोस्तों? थॉमस चैटरटन को करते हैं। ठीक, थॉमस चैटरटन कौन है दोस्तों? तो वही है जो कि 17 साल की एज में अपना सुसाइड कर लेते हैं। ये सुसाइड कर लेते हैं। 17 साल की एज में इनका डेथ हो जाता है। किसका? थॉमस चैटरटन का। उसी टाइम पे ये जो है ये जो इनका लिखा गया है इंडिमियन, उन्हीं को डेडिकेट किए हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को देख ही लिए हैं, किट्स को देख लिए, अर्नोल्ड को भी देख लेते हैं। तो अर्नोल्ड कौन है? थॉमस अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड वही है जो कि सोहरब एंड रुस्तम लिखे हैं। अर्नोल्ड वही है जो कि सोहरब एंड रुस्तम लिखे हैं। ठीक है, अर्नोल्ड के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें ये एक स्टोरी होती है दोस्तों, सोहरब एंड रुस्तम। जो सोहरब रहता है वो बेटा होता है। ठीक है, किसका बेटा होता है? वो रुस्तम का बेटा होता है। और सोहरब को जो है रुस्तम जो है बाय मिस्टेक जो है मार देता है, क्योंकि वो उसको पता नहीं रहता है कि वो उसका बेटा है। जब वो बेटा उसका जन्म लेता है उस टाइम पर ये युद्ध में चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, जिस वजह से वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाता है। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो अपने बेटे को ही चैलेंज कर देता है युद्ध के लिए। और जब वो बेटा उसका मर जाता है तो उस टाइम पे जा कर के वो देखता है तो उसके गले में ताबीज़ होती है जो कि रुस्तम के द्वारा पहनाई गई थी। तब वो पहचानता है। उसके बाद वो फ्यूनरल जो है अपने बेटे का, फ्यूनरल जो अंतिम संस्कार है वो अच्छे से करता है। कौन? रुस्तम। ठीक है, और ये जो स्टोरी लिया गया है शाहनमा से लिया गया है। ठीक है, शाहनमा से लिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला देख लेते हैं, एस टी कॉलरिज। तो एस टी कॉलरिज कौन है? एस टी कॉलरिज वही हैं जो कि डिजेक्शन एंड ओड ओपन्स विथ अ इपीग्राफ, एक वर्क है इनका डिजेक्शन। ठीक है, वह एक ओड है जो कि एक इपीग्राफ से शुरू होता है। ठीक है, कौन सा? डिजेक्शन। आगे चलते हैं, 109 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द फॉलोइंग लाइन। ठीक है, अगला लाइन ये लिखा कौन है? तो ये है आपका, टू मी दैट कप हैज़ डील्ड इन अनदर मेजर, इन अनदर मेजर। अब ये जो बोला गया है ये बोला गया है पीबी शैली के द्वारा। और क्या बोला गया है? टू मी, मेरे लिए, द कप हैज़ बीन डील्ड, जो कप है वो डील करता है अनदर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? पीबी शैली के द्वारा। और ये किस वर्क में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। पीबी शैली का जो वर्क है जिसमें कि बहुत अकेलापन दिखाया गया है। ठीक है, पेसिमिज्म को दिखाया गया है, ये वर्क उसी में ये लाइन बोला गया है, टू मी दैट कप हैज़ डील्ड इन अनदर मेजर। ठीक है, शैली के द्वारा लिखा गया है। और अगला देख लेते हैं, और इसमें एक चीज़ देखिएगा, दो राइटर तो दे दिए हैं। ठीक है, ये पीबी शैली हो गए हैं आपके। किड्स को अभी बताए हैं आपको, शेक्सपियर के बारे में भी आपको पता ही है तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। रॉबर्ट साउदे के बारे में देख लीजिएगा। तो रॉबर्ट साउदे और एस टी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ को क्या बोला जाता है? लेक पोएट बोला जाता है। ठीक है, लेक पोएट बोला जाता है। और ये जो बोला गया है तो ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है फ्रांसिस जेफरी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, फ्रांसिस जेफरी के द्वारा बोला गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे है आपका, देखिए जस्ट्रोजी 10 में, उसके बाद ये पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। जस्ट्रोजी 10 में आता है, उसके बाद इरविन आता है। ठीक है, उसके बाद नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, उसके बाद क्वीन मैम में 9 कैंटोस होते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको हम बताएं, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म ये जो है नास्तिकतावाद पे लिखा हुआ, जो गॉड है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एक पम्फलेट में ये बोला जाता है। थॉमस जेफरसन हॉग और शैली के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क है। इसी की वजह से ऑक्सफोर्ड से इनको निकाला जाता है शैली को। और 10वां नंबर का है क्वेश्चन, 1110 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो कब चालू हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। ब्रोक आउट मतलब शुरू हो गया था युद्ध, तो वो कब हुआ था आपका? तो हुआ था 1789। ठीक है, और ये कैसे आप याद रखेंगे? तो वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेड आता है वो कब आता है? 1798। इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? ये जो 2 नंबर है इसको उल्टा कर लीजिए तो 89 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी 89 में जो है 89 में जो है ये शुरू होता है क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और उसी टाइम पे
ये क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो ये है आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध है। इसी टाइम पर जो 1791 में वर्ड्सवर्थ जो है फ्रांस जाते हैं और फंस जाते हैं। उसके बाद दोबारा ये नहीं जा पाते हैं। और ये चलता कब तक, कब से कब तक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो ये आपका 1789 89 से शुरू होता है और 1799 तक, यानी लिरिकल बलेट के 1 साल बाद तक ये चलता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं दूसरा। अदर ऑप्शन देखने जैसा तो नहीं है, आगे अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है इन विच पोएम ऑफ शैले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। शैले की किस लाइन में ये किस वर्क में ये लाइन अकर होता है, आता है? अलास आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस नॉर विद इन नॉर विथ इन नॉर काल्म अराउंड। यानी ये जो है शैले लिखते हैं, और ये कब लिखते हैं? स्टेंजास रिटन डिजेक्शन, जब ये उदास होते हैं तभी तो ये लाइन बोलेंगे। जब शैले उदास होंगे तभी तो ये बातें बोलेंगे। अलास बहुत दुख बताते हैं। ठीक है, आई हैव नॉर होप, कोई उम्मीद नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है, कोई शांति नहीं है। विथ विद इन नॉर काल्म अराउंड, ना ही कहीं पे उनको क्या है, शांति है, ना ठंडक है। यानी जो शैले हैं उस टाइम पे ये उदास होते हैं, पेसिमिज्म में होते हैं। ठीक है, पेसिमिज्म में, निराशा में होते हैं। उसी टाइम पे ये क्या बोलते हैं, इसका थीम आपको बताया था ना, क्या है? अकेलापन है, निराशा है इस वर्क में जो है। तो उसी में ये बात आता है, अलास आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये निराशावादी बातें हैं ही। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से ले गया है? स्टेंजर रिटन इन डिजेक्शन। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो अगला वाला ऑप्शन आपका जो ये है, ओ टू द वेस्ट विंड। अभी कुछ देर पहले आपको ओ टू द वेस्ट विंड के बारे में बहुत कुछ बताए हैं, जिसमें रहता है मेक मी लायर एंड लिफ्ट मी एज अ वेव। ये सब होता है ना, इसी सब लाइन का ये होता है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन आता है स्काई लार्क के बारे में। ठीक है, तो स्काई लार्क के बारे में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ओ टू द वेस्ट विंड किसका है? पीबी शैले का है। ठीक है, और ये तो हो गया आपका। और टू अ स्काईलर किसका है? तो ये भी शैले का है। ठीक है, ये भी शैले का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ दिया है, और यहाँ पे अगर द दे देता तो ये किसका हो जाता? ओ टू द वेस्ट विंड, अरे ओ टू द स्काईलर, तो वो किसका होता? ये वर्ड्सवर्थ का हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाता है दोस्तों? वर्ड्सवर्थ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द लग गया, तो द किसका है वर्क? द इन्हीं का है, वर्ड्सवर्थ का है। और अ लग गया तो किसका है? देखिए द जो है इसलिए लग रहा है, ट्रिक बता रहे हैं आपको, ट्रिक है ये केवल। द इसलिए लग रहा है क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो है महान है। ठीक है, जब द लगाएगा तो वर्ड्सवर्थ को रखिएगा, और जब अ लगाएगा तो किसको रखिएगा? शैले को लगाइएगा। शैले तो इनसे इंफीरियर ही थे। ठीक है, सुपीरियर कौन रहे हैं? वर्ड्सवर्थ रहे हैं। अगला देख लेते हैं एडोनाइस। तो एडोनाइस के बारे में भी आपको बता ही दिए हैं, जो कि एक एलेजी है, जो कि शैले के द्वारा लिखा गया 1821 में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 112 नंबर का। बाय whom शैले हैज़ बीन कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ठीक है, अब किसके द्वारा बोला गया है शैले को? क्या बोला गया है कि परफेक्ट सिंगिंग गॉड है। कौन? शैले हैं। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया आपका एसी स्विनबर्न के द्वारा। ठीक है, एसी स्विनबर्न जो है ये बात बोलते हैं कि शैले जो है क्या है? परफेक्ट सिंगिंग गॉड है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। अगले ऑप्शन में है आपके रोसेटी हैं। तो रोसेटी कौन है? डीजी रोसेटी जो है वो गैब्रियल चार्ल्स डेंटे रोसेटी है। क्या नाम है इनका? गैब्रियल चार्ल्स डेंटे रोसेटी। और अर्नोल्ड कौन है? तो अर्नोल्ड वही है दोस्तों जो कि थारसीस लिखते हैं। ठीक है, डॉवर विच लिखते हैं, वही हैं आपके अर्नोल्ड हैं। ठीक है, और इसमें मॉरिस है, तो मॉरिस के बारे में और डिटेल होता तो समझ में आता, आधा नाम लिखा है तो समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 130 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अकर्स। किस पोएम में ये लाइन आया है? ठीक है, क्या आया है? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यानी ये बोला गया है दे फ्लैश
दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये बोला गया है आपका डेफोडिल्स में बोला गया है। किस में बोला गया है? डेफोडिल्स में बोला गया है। और ये पब्लिश कब होता है? तो ये 1807 में पब्लिश होता है। कब होता है दोस्तों? 1807 में। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है। और अदर देख लेते हैं क्या क्या है चीज़ें। अदर ऑप्शन क्या क्या है? तो अदर है आपका एजुकेशन ऑफ नेचर। तो एजुकेशन ऑफ नेचर जो है वो एक एलिजी है। एजुकेशन ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये भी लिखा गया है, जो कि एक एलिजी है, जिसमें पोएट जो है एक, आप लूसी नाम सुने होंगे, लूसी का, उसका डेथ इसमें आता है। उसके डेथ पे लेमेंटेशन करते हैं, यानी दुख प्रकट करते हैं। कौन? ये वर्ड्सवर्थ। क्यों? ये आपको बता दिए ना कि एलिजी है तो दुख ही प्रकट करेंगे। और किसका करते हैं? लूसी का करते हैं। लूसी का डेथ का जो है इसमें वो प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं डेथ का। ठीक है। अगला देख लेते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंप्रीहेंशन देता है आपको करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्स में। तो द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इस पोएम को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ये एक सोनेट है। ठीक है, ये एक सोनेट है जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है। क्या आती है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। ठीक है, जो हम संसार में जो देख रहे हैं वो सब किसका है? नेचर का है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो किसका है? वो जो प्रकृति जो हम देख रहे हैं, जो संसार की जो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो हमारी हैं। यानी इसमें कहने का उनका तात्पर्य ये होता है कि जो चीज़ें हैं, जो संसार में जो चीज़ें नेचुरल दिख रही हैं, उसको अपना समझ के प्रयोग करें। यानी उसको अपना समझ के प्रयोग करने का मतलब ये है कि अपने सामान का सुरक्षा कैसे हम करते हैं, वैसे ही हमको नेचर का भी सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका टिंटन अबे। टिंटन अबे। और ये कंपोज कब होता है? तो ये जो कंपोज किया जाता है वो 1802 में कंपोज होता है। और इसको 1807 जो है इनका पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स उसमें पब्लिश हो जाता है। ठीक है। और टिंटन अबे, अभी आपको कुछ देर पहले बताया था टिंटन अबे क्या है, तो अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। फॉर होम किड्स यूज द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम। अब ये पूछा जा रहा है कि किड्स जो है किसके लिए ईगोटिस्टिकल सबलाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये ईगोटिस्टिकल सबलाइम क्या है? तो ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो होता है दोस्तों, ये एक टर्म है जो कि किड्स के द्वारा खोजा गया है, जिसका कि मतलब होता है, इसमें बोलते, इसका मतलब होता है ईगोटिस्टिकल, मतलब जो ईगो से, मतलब जो घमंड है। ठीक है, घमंड का जो सबलाइम होता है, सर्वोपरि होता है, उसको बताते हैं। क्या बोलते हैं? एक घमंड, एक निगेटिव सेंस में यूज़ किए हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो क्या है? इगोटिस्टिकल सबलाइम है। ठीक है, किड्स के द्वारा बोला गया है। किसके लिए बोला गया? वर्ड्सवर्थ के लिए बोला गया है। ठीक है। तो अगला जो है देख लेते हैं। और ये जो बोलते हैं ना इगोटिस्टिकल सबलाइम, ये एक लेटर में बोलते हैं। रिचर्ड रिचर्ड वुडहाउस को एक लेटर लिखते हैं, उसी में ये बात को बोलते हैं कि जो शैले हैं वो क्या है, अरे जो वर्ड्सवर्थ हैं वो क्या है? इगोटिस्टिकल सबलाइम है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है जो, वो देख लेते हैं। तो ये लोग को तो बता ही दिए हैं आपको, ये तीनों लोग को। ये बचते हैं बायरन, लॉर्ड बायरन। तो लॉर्ड बायरन जो है ना, उनको नेशनल हीरो ग्रीक का बोला जाता है। ग्रीक का नेशनल हीरो बोला जाता है। किसको? बायरन को, लॉर्ड बायरन को। ठीक है। लॉर्ड बायरन जो है, इनका एक वर्क है जॉन डुआन जो है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक इनका वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। क्या है? चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। ये जो है वर्क, ये वाला, और डॉन जुआन जो है, ये दोनों का दोनों बहुत फेमस है। अगला चलते हैं, देख लेते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन है आपका। हु यूज्ड द एपिटाफ जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम। अब इसमें बोला जा रहा है कि चार्ल्स लैम के लिए जेंटल हार्टेड चार्ल्स जो है ये कौन बोला है? तो ये जो बोले हैं दोस्तों, तो ये बोले हैं आपके एस.टी. कॉलरिज बोले हैं। कौन बोले हैं? एस.टी. कॉलरिज। और एक बात फैक्ट जान लीजिएगा कि जो चार्ल्स रहते हैं ना, चार्ल्स लैम, ये एस.टी. कॉलरिज के साथी भी होते हैं। एस.टी. कॉलरिज के जो है कॉलेज के साथी भी होते हैं। ठीक है। एस.टी. कॉलरिज ये इनके जो है साथी होते हैं कॉलेज के। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? एस.टी. कॉलरिज। ये तो आंसर हो गया आपका, एस.टी. कॉलरिज। और ये भी देख लेते हैं ब्राउनिंग कौन है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो जो है
ये भी एक राइटर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का इनसे ड्रामेटिक मोनोलॉग को जो है इनको जोड़ा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग से, ठीक है। और इनका जो एक वर्क है द पाइड पेपर ऑफ हेमेलिन, ये इनका एक वर्क है। और एक इनका वर्क है टू इन द कंपेगना, ये भी इनका एक वर्क है। क्या है दोस्तों? पहला वाला है पाइड पेपर ऑफ हेमलिन, ठीक है। दूसरा वाला है टू इन द कैपेगना। अगला देखते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। चार्ल्स जो है कोलरिज के क्लोज फ्रेंड रहते हैं, ठीक है। और चार्ल्स लैम्ब जो है कोलरिज के फ्रेंड होते हैं। और लैम्ब जो है एसेज ऑफ इलिया लिखते हैं, जिसमें कि एक पेन नेम का यूज़ करते हैं इलिया, जो कि एक साउथ सी हाउस में जहाँ की चार्ल्स जॉब करते हैं उसी में एक क्लर्क होता है, जिसका कि जो नाम का टाइटल होता है इलिया, वहीं से ये इसको उठाते हैं। साउथ सी हाउस का एक क्लर्क होता है। अगला देखते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन, 116 नंबर का क्वेश्चन है द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डेफोडिल्स। अब तो ये तो पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या है? डेफोडिल्स, ठीक है। डेफोडिल्स किसके द्वारा लिखा गया है? इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, डेफोडिल्स को किस नाम से जाना जाता है? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। और इसको कंपोज कब करते हैं? तो इसको कंपोज करते हैं 1804 में, जब अपनी सिस्टर के साथ एक बेल्ट देखते हैं डेफोडिल्स का, उसी टाइम पर इसको कंपोज करते हैं। और 1807 में 2 वॉल्यूम्स जो इनका पोएम पब्लिश होता है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें पब्लिश करवा देते हैं, ठीक है। और एक बात जान लीजिएगा कि इसका जो फाइनल वर्जन है वो कब आता है? तो इसका फाइनल वर्जन जो आता है वो 1815 में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका, ये एक बार आप इनको भी देख लीजिएगा। किड्स हैं, किड्स वर्ड्सवर्थ हो गए, किड्स के बारे में बताइए, शैली के बारे में बताइए, पोप के बारे में भी देख लेते हैं। तो पोप जो है वो लिखते हैं रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक जो कि 1712 में पब्लिश होता है, जब 2 बार पब्लिश होता है, 1712 और 1714। तो जो 12 में पब्लिश होता है उसमें 2 कैंटोस होते हैं, जो 14 में पब्लिश होता है उसमें 5 कैंटोस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है एक कैरेक्टर होता है, कौन कैरेक्टर होता है? शॉक होता है, शॉक। तो वो जो शॉक होता है वो कौन होता है? तो वो लैप डॉग होता है। किसका लैप डॉग होता है? जो वो रहती है बेलिंडा जो होती है, इसमें एक शॉक है कैरेक्टर, किसमें? रेप ऑफ द लॉक में। उसमें जो अराबेला होती है, बेलिंडा होती है, सॉरी, शॉक जो है लैप डॉग होता है, किसका? बेलिंडा का। बेलिंडा जो है जिसका कि वो लॉक, हेयर का लॉक करता है, उसका लैप डॉग कौन होता है? शॉक होता है। आगे देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड? लिरिकल बैलेड की ऑथर कौन है? तो ये हैं आपके वर्ड्सवर्थ हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ जो है लिरिकल बैलेड कितने बार पब्लिश करते हैं? 4 बार। पहली बार 1798 में, दूसरी बार 1800 में, तीसरी बार 1802 में, चौथी बार 1805 में, ठीक है। 1800 जो 1798 में करते हैं उसमें इसको एनोनिमस पब्लिश करते हैं, लिरिकल बैलेड को कोई नाम नहीं होता है टाइटल पे, ठीक है। और 1800 में जो पब्लिश करते हैं उसमें जो होता है वो ऐड करते हैं, किसको? प्रीफेस को, ठीक है। तीसरे वाले में क्या करते हैं? तो तीसरे वाले में क्या लगाते हैं? अपेंडिक्स को ऐड करते हैं, किसको करते हैं? अपेंडिक्स को, ठीक है। और तीसरे वाले को एक आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला जो है वो अमेरिका में भी जो है पब्लिश होता है, ठीक है, अमेरिका में भी पब्लिश होता है। और 1805 में जो है फाइनल ये पब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, इतना समझ में आपको आ गया, इतना समझ में आ गया लिरिकल बैलेड के बारे में। कौन लिखा है? वर्ड्सवर्थ लिखे हैं, ठीक है। और इसको एक चीज़ और देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, जॉन ड्राइडन के बारे में भी देख लेते हैं। तो जॉन ड्राइडन कौन है? तो जॉन ड्राइडन वही है जो कि रिस्टोरेशन एज में जो है बहुत ज़्यादा वो होते हैं, बहुत उभर के आते हैं सामने। रेस्टोरेशन एज जब चार्ल्स सेकंड का टाइम आता है उस टाइम पे बहुत उभर के आते हैं ये। और उसी टाइम पे इनको जो है चार्ल्स सेकंड जो होते हैं वो 1660 में जो है इस्टेब्लिश करते हैं थिएटर को। और
1668 में जो है इनको 1668 में जो है इनको पोएट लॉरेट भी बना देते हैं। ठीक है, किसको? ड्राइडन को। और इनका एक वर्क होता है एस्ट्रिया रिडक्स। ठीक है, एस्ट्रिया एस्ट्रिया रिडक्स। ठीक है, जो कि चार्ल्स सेकंड के वेलकम सॉन्ग के लिए गाते हैं। वेलकम पोएम होता है, चार्ल्स सेकंड जब आते हैं इंग्लैंड में उसी के लिए वेलकम में ये गाते हैं एस्ट्रिया रिडक्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का यहीं पे हम वीडियो को रोकते हैं और अगली वीडियो में हमारा इसके आगे का हम बताएंगे आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही।